हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। मैंने आपको बताया था किस तरह से इंटरनेट वजूद में आया और कौन थे वो लोग जिनका कंट्रीब्यूशन है इंटरनेट को डेवलप करने में। ये सभी चीज़ें हमने देखी थी। इंटरनेट एक बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी है हमारे पास। अगर आप देखेंगे कि अभी जो मेरा लेक्चर आप देख रहे हैं, इट इज़ ऑन पॉसिबल ओनली जब आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है। अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो ऐसे हालात में आपको जो है इस तरह से पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए डेफिनेटली उन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। इसमें इंटरनेट में आपको बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है। एक सर्विस इसमें है कि जो आप पहले पोस्टल के थ्रू चिट्ठियां भेजते थे एक दूसरे को चाहे वो अपॉइंटमेंट लेटर्स होती थी, चाहे वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको जो है कॉल लेटर आती थी, या कोई भी चीज़ चिट्ठी भेजते थे एक दूसरे से खैर खबर पूछने के लिए। ये सारा पहले पोस्टल के थ्रू जाता था। कभी कभी आपको अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच जाती थी, तब तक वो अपॉइंटमेंट लेटर एक्सपायर हुई होती थी, बहुत डिले के बाद आपके पास पहुंच जाती थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स थे पोस्टल सर्विस में। हालांकि इसमें भी अपना एक मज़ा है। आपको नहीं पता होगा, जो 90s के किड्स होंगे उनको पता होगा कि इसमें ज़बरदस्त मज़ा आता था। जब आपके पास एक ख़त पहुँच जाता था तो उसको आप देख लेते थे, बड़ा ही मज़ा आता था। एक ज़बरदस्त ये भी फीलिंग थी ऑल टुगेदर। तो वो है ना कि तुम्हारा ख़त मिला जाना, कि जिसमें तुमने पूछा है मेरे हालात कैसे हैं, मेरे दिन रात कैसे हैं। मेहरबानी तुम्हारी है कि तुमने इस कदर मुझसे मेरे हालात पूछे हैं, मेरे दिन रात पूछे हैं। तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मगर इतना बता दो कि कभी सागर किनारे पे किसी मछली को देखा है कि जिसको लहरें पानी की किनारे तक तो लाती है, मगर फिर छोड़ जाती है। मेरे हालात वैसे हैं, मेरे दिन रात वैसे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त था ये भी सर्विस बहुत ज़बरदस्त थी। ख़त भेजने का सर्विस ज़बरदस्त था। मुझे याद है मेरे जो भाई हैं वो पुलिस ऑफिसर थे। तो वो हमें ट्रेनिंग सेंटर से जब चिट्ठी भेजते थे तो हम सब जो है फैमिली मेम्बर्स उसके इर्द गिर्द बैठ के फिर एक पढ़ता था। तो उसमें एक ज़बरदस्त मज़ा आता था, एक अलग ही फीलिंग थी उसकी ऑल टुगेदर। अच्छा, इसी का रिप्लेसमेंट आया। ये बहुत ज़्यादा डिले होता था, कभी कभी चिट्ठी पहुंच भी जाती थी, कभी कभी चिट्ठी नहीं भी पहुंच जाती थी, और आपको ये भी नहीं पता चलता था कि चिट्ठी पहुंच गई या नहीं पहुंच गई। इसका कोई एक्नॉलेजमेंट आपके पास नहीं पहुंच जाता था। जिस तरह से आपको आज डिलीवरी रिपोर्ट पहुंच जाता है, तो आपको उस टाइम डिलीवरी रिपोर्ट नहीं मिलता था। डबल टिक आपको व्हाट्सएप पे मिला तो आपको पता चलता है कि बंदे के पास टेक्स्ट पहुंच गया। डबल ब्लू टिक आ गया तो आप बिल्कुल समझते थे कि बंदे ने सीन भी करा मेरा मैसेज। ठीक है, तो ये सर्विस पहले नहीं प्रोवाइड की थी, तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आया अब इसमें। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली चिट्ठी भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी को हम कहते हैं ईमेल सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस। क्यों कहते हैं इसको मेल सर्विस? क्योंकि ये बिल्कुल पोस्ट जो हम करते थे, मेल सर्विस जो हमारे पास होता था, पोस्टल सर्विस, बिल्कुल उसी के तरफ मैच करता है। बिल्कुल बिल्कुल उसी की तरह यहाँ पे एड्रेस भी रहता है। जिस तरह आप वहाँ किसी को चिट्ठी भेजते थे, अपना एड्रेस भी लिखते थे, और जिसको भेज देते थे उसका एड्रेस भी लिख देते थे। ठीक है, और इसी तरह यहाँ भी आपके पास अपना ईमेल एड्रेस जहाँ से आप भेज रहे हो, और जिसको भेज रहे हो, ठीक है, जिस शख्स को आप ईमेल भेज रहे हो उसका एड्रेस भी आपने मेंशन करना पड़ता है। तब जाके आपका जो ईमेल है, तब जाके आपकी जो चिट्ठी है, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी, उस शख्स के पास पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ आपके पास अपना मेल बॉक्स रहता है और उस शख्स के पास वहाँ पे अपना मेल बॉक्स रहता है। इसलिए क्योंकि ये मैच करता है जो हमारे पास नॉर्मल चिट्ठियाँ होती थी, पोस्टल सर्विस, इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस। बहुत ही फास्ट है, उसके बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। कौन लाया इसको वजूद में? किसको कहते हैं फादर ऑफ ईमेल? फादर ऑफ ईमेल कहते हैं रे टॉमलिंसन को। ठीक है, रे टॉमलिंसन ने 1971 में इसको वजूद में लाया। अर्पानेट के थ्रू पहले ईमेल सर्विस स्टार्ट की गई। पहला ईमेल जो भेजा गया रे टॉमलिंसन के द्वारा, वो भेजा गया अर्पानेट के थ्रू। ठीक है, क्योंकि 1969 में वजूद में लाया गया अर्पानेट, और उसके बाद इसके थ्रू मैसेज जो भेजे गए एक दूसरे को, और पहला जो ईमेल भेजा गया वो रे टॉमलिंसन के थ्रू भेजा गया। इसलिए इनको माना जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है इलेक्ट्रॉनिक मेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल है अगर आप एक चिट्ठी एक शख्स से दूसरे शख्स को भेज देते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है, थ्रू इंटरनेट, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड। देखिए डेफिनेशन, जब मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना, तो फिर डेफिनेशन आप देखें ना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको याद रहे, आपके जहन में जब भी आप कल रिवाइज करोगे, एक बार आपकी नज़र इस पे पड़े तो आपको कल उसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशंस लिखता हूँ, वरना मार्केट में आज बहुत ज़्यादा चलता है, आप क्या करो,
बुक्स के फ़ोटोज़ उठा दो, फिर उसके माने बता दो, जैसे हम वो 4th-5th क्लास के बच्चों को जो पहले है ना, पहले 2-3 लाइनें बताते हैं, फिर उसका माने बताते हैं, उसका मीनिंग बताते हैं, वही ज़्यादा आज मार्केट में ट्रेंडिंग है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह से आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आपको कंटेंट देने में, और मैं कंटेंट जो आपको प्रोवाइड करता हूँ ना, तो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि उसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाऊँ, जो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए और जो बिल्कुल क्रिस्प और ब्रीफ हो। ठीक है। चलिए, तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये आपको समझ आया कि इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। देखते हैं डेफिनेशन क्या है, मैंने लिखी है। देखिए, सर्विस विच अलाउज यूजर टू सेंड द मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट। वो सर्विस, इंटरनेट की वो सर्विस जिसमें हम एक दूसरे को जो है इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज भेज सकते हैं, उससे हम कहते हैं ईमेल सर्विस। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू जब एक दूसरे को इंटरनेट के थ्रू हम जो है मैसेज भेजते हैं, उससे हम कहते हैं ईमेल। बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, जिस तरह हमारे पास पोस्टल में पोस्टल एड्रेस रहता है, आपका पिन कोड रहता है, कहाँ पे रहते हो ये सारा एड्रेस रहता है, ठीक है, स्टेट क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा तहसील है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप एड्रेस में देते हो। इसी तरह यहाँ ईमेल में एक एड्रेस रहता है, उसे हम ईमेल एड्रेस कहते हैं। ये एक यूनिक आइडेंटिटी रहती है। आपकी ईमेल आईडी आपकी यूनिक आइडेंटिटी है, कोई और शख्स की यूनिक आइडेंटिटी होगी। हाँ, आपके पास मल्टीपल ईमेल आईडीज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपकी ही है और वो किसी और शख्स को नहीं मिल सकती है। देखिए, यूनिक नेम असाइन टू एन ईमेल अकाउंट और यूज़र। एक ईमेल अकाउंट को या एक ईमेल यूज़र को एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है। जिस तरह मैंने आपको आईपी एड्रेस बताया था, इसी तरह यहाँ पे एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है। इसको आप एड्रेस प्रूफ भी कहते हैं। जिस तरह आपके पास ईमेल इंटरनेट में मैंने आपको बताया था, आपका आइडेंटिटी प्रूफ कौन सा है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ था वहाँ पे आईपी एड्रेस। लेकिन यहाँ पे एड्रेस प्रूफ जो है, आपका एड्रेस प्रूफ यहाँ पे ईमेल एड्रेस है। ठीक है, तो आपका एड्रेस प्रूफ का काम कर रहा है यहाँ पे। क्लियर। देखिए, अब ये जो हमें ईमेल एड्रेस रहता है, इसमें रहते हैं कुछ पार्ट्स। सबसे पहले रहता है हमारे पास ईमेल यूज़र नेम। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारे पास ऐट रहता है, इसको कुछ लोग @ भी कहते हैं, लेकिन इसको हम ऐट कहते हैं एक्चुअल में। तो ऐट जो हमारे पास है, ये है लिंक सेपरेटर। ये इन दो हिस्सों को सेपरेट कर देता है। ये हमारे पास रहता है डोमेन नेम, और इसके बाद रहता है हमारे पास डोमेन एक्सटेंशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास है ER अंजुम बिफोर यू, ये हमारे पास बचा यूज़र नेम। ये हमारे पास है लिंक सेपरेटर ऐट, ठीक है, ये आपके पास है डोमेन नेम। ये वो जीमेल भी हो सकता है, याहू भी हो सकता है, हॉटमेल भी हो सकता है, रेडिफ भी हो सकता है, कोई भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। ठीक है, और ये आपके पास है ईमेल एक्सटेंशन। क्लियर। इस तरह, सॉरी, ये आपके पास है डोमेन एक्सटेंशन। ये .com भी हो सकता है, .org भी हो सकता है, .gov भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये है आपके पास कंप्लीट ईमेल एड्रेस। इसके थ्रू आप एक शख्स से दूसरे शख्स को जो है ईमेल भेज सकते हैं। क्लियर। अच्छा, ये जो ईमेल आईडी हमारे पास है, ये हमारे लिए केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव मतलब अगर आपके पास एक ईमेल आईडी है SSS@gmail.com, ठीक है, gmail.com, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं SSS@gmail.com। आप इसको लोअर केस में लिखें या अपर केस में, यानी कि इसको कैपिटल में लिखें या जो है स्मॉल लेटर्स में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, आप इसको किसी भी सूरत में लिख सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ईमेल जो है उसको हमें स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको स्मॉल लेटर्स में लिखें, कैपिटल लेटर्स में, लोअर केस, अपर केस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये यूनिक आइडेंटिटी है। इसमें आपको इस चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने कैपिटल लिखा या स्मॉल लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्पेसेस आर नॉट अलाउड। यहाँ पे स्पेसेस आपकी इजाज़त नहीं है। आप ईमेल के बीच स्पेस नहीं डाल सकते। हाँ, आप अंडरस्कोर डाल सकते हैं, आप डैश डाल सकते हैं, ठीक है, आप कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हैं, लेकिन स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन ईमेल एड्रेस। जब भी आप अपना ईमेल एड्रेस बनाएंगे तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा, आप स्पेस डाल के उसको जो है ईमेल एड्रेस को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, आपको बताया जाएगा दैट स्पेसेस आर नॉट अलाउड। तो आप उसको स्पेशल कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं या आप उसको डिजिट वगैरह से रिप्लेस कर सकते हैं। चले, फर्स्ट ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हॉटमेल है। पहली बार जिसने कमर्शियल ईमेल सर्विस प्रोवाइड की वो हॉटमेल ने प्रोवाइड की। इट वाज इन द ईयर 1996। 1996 में पहली बार हॉटमेल ने ये सर्विस प्रोवाइड की थी। अभी भी अगर आप देखेंगे बाहर वाले कंट्रीज़ में, आउटसाइड इंडिया, ज़्यादा हॉटमेल ही अभी तक यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ईमेल सर्विस है, इसके क्या फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू पोस्टल सर्विस जो हमारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम था।
पहली एडवांटेज ये है कि ये रिलायबल है। रिलायबल मतलब इस पे आप भरोसा कर सकते हैं। जब भी आप किसी शख्स को ईमेल भेज देते हैं तो आपके पास एक डिलीवरी रिपोर्ट पहुंच जाता है। सेंट आइटम्स में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे पता चलता है कि मैंने ईमेल जो भेज दिया वो शख्स तक पहुँच गया है, ठीक है। लेकिन जब आप चिट्ठी भेजते थे तो आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता था कि आपकी चिट्ठी वहाँ पहुँच गई है या नहीं पहुँच गई है, ये एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं मिलता था। इसलिए ये जो सोर्स है हमारे पास, ईमेल का सोर्स, ठीक है, एक दूसरे को मैसेज भेजने का सोर्स, ये हमारे पास रिलायबल सोर्स है। इस पे हम भरोसा कर सकते हैं, भरोसामंद सोर्स है। और हमें ये भी भरोसा है कि मैंने जिस एड्रेस पे ये ईमेल भेज दिया है उसी शख्स तक पहुंच जाएगा, उसके अलावा किसी शख्स के पास नहीं पहुंच जाएगा। ये रिलायबल सोर्स का मीनिंग है। तो पहला एडवांटेज क्या है ईमेल सर्विस का? इट इज़ अ रिलायबल सोर्स। इस पे भरोसा कर सकते हैं, जिस ईमेल एड्रेस को भेज दिया उसके पास पहुंच जाएगा। और जब हमने उसको मेल भेज दिया तो हमारे पास डिलीवरी रिपोर्ट आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि उसके पास जो है ईमेल पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, पहली बात। दूसरा, कन्वीनियंस है। ना ही आपको एनवलप की ज़रूरत है, ना ही आपको टिकट्स लगाने की ज़रूरत है, और ना ही आपको यहाँ पे चिट्ठी लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि आपको पोस्ट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पे कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो ये चीज़, ये चार्जेस वगैरह, ये सारा जो है आपका झंझट, ये झंझट ख़त्म हो गया कहाँ? ईमेल सर्विस में। अपना मेल बॉक्स ओपन कर लीजिए अपने फ़ोन में, वहाँ पे कंपोज पे क्लिक कर लीजिए और अपना मेल टाइप करके सेंड कर दीजिए, ठीक है। बड़ा ही आसान तरीका है मेल भेजने का। तो दूसरा एडवांटेज क्या है? कन्वीनियंस। इसमें ये बहुत आरामदेह काम है। स्पीड, बहुत जल्द पहुंच जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि चिट्ठी पहले जो है कभी कभी महीने भर के बाद पहुंचती, कभी कभी सालों के बाद भी पहुंच जाती थी। तो यहाँ पे वो मसला नहीं है, जो ही आपने सेंड किया विद इन सेकंड्स ये रिसिपेंट के पास पहुंच जाएगा आपका ईमेल। इनएक्सपेंसिव है। जो मैंने आपको बताया कि आपको मेल आपको जो नॉर्मल पोस्ट करना था उसमें आपको चार्जेस वगैरह लगते थे, लेकिन यहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप फ्री ईमेल भेज सकते हो, जितने आप चाहें उतने भेज सकते हैं आप। प्रिंटेबल है। कभी कभी आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाती है, कॉल लेटर वगैरह आ जाती है किसी कंपनी से, तो आप क्या करते हो, ईमेल से उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके उसको प्रिंट भी करवा सकते हो। ये प्रिंटेबल है आपके पास, प्रिंटेबल ऑप्शन रहता है इसका। ग्लोबल है। थ्रू आउट द वर्ल्ड किसी को भी भेज सकते हो, चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप को भेजना चाहो, चाहे आप जो बाइडन को भेजना चाहोगे, दुनिया में जिस शख्स को आप ईमेल भेजना चाहते हो उसको भेज सकते हो। ग्लोबल कनेक्टिविटी है इसकी, ठीक है, क्योंकि आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो। जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो तो आप ग्लोबली कनेक्ट हो, ठीक है। तो ये ग्लोबल सर्विस है यहाँ पे। कभी कभार हमारे पास पोस्टल सर्विसेज कुछ एरियाज़ में नहीं हुआ करती थी, तो वहाँ अगर हम जो है ये चिट्ठी वगैरह भेज देते हैं तो वो चिट्ठी वहाँ पे नहीं पहुँच पाती थी, क्योंकि ग्लोबल कनेक्टिविटी नहीं थी। अब यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू हमारे पास ग्लोबल कनेक्टिविटी है। लगभग हर एक शख्स के पास जो है अभी इंटरनेट कनेक्शन है, सेल फोन है, तो वहाँ पे आप अपना ईमेल भेज सकते हो। चलिए, जनरलिटी है हमारे पास। जनरलिटी, GENE है, सॉरी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक। जनरलिटी क्या है? यानी कि आप इसमें कुछ भी भेज सकते हो। आप इमेज भी भेज सकते हो, आप वीडियो भी भेज सकते हो, और आप ऑडियो भी भेज सकते हो। ये फैसिलिटी जो है, और हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम था पोस्टल सर्विस उसमें ये फैसिलिटी नहीं थी। तो यहाँ पे जनरली आप कोई भी डेटा भेज सकते हो, चाहे वो इमेज की सूरत में हो, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की सूरत में हो, इसमें आप वो डेटा अटैच करके भेज सकते हो ईमेल सर्विस में। ये है कुछ एडवांटेजेस जो हमारे ईमेल सर्विस के हैं एज कम्पेयर टू द पोस्टल सर्विस। अच्छा, अब इसके नुकसानात भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके कॉन्स देखेंगे हम। सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है कि फोर्जरी का इसमें खतरा रहता है। आपको कभी ईमेल मिल सकता है, उस ईमेल में कोई अटैचमेंट हो सकता है, उसमें वायरस भी हो सकता है। कभी कभी आपको फेक वेबसाइट्स दी जाती हैं कि ये किसी बैंक की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। बहुत सारे बच्चों को ये जो है इसके थ्रू, ईमेल के थ्रू जो है बहुत सारे कंपनीज़ का जो कॉल आता है, फिर देखा गया वो फेक कॉल था। वहाँ से उनको बोला जाता है कि आपको कुछ सिक्योरिटी जमा करनी होती है, तो वो सिक्योरिटी जमा करते हैं, बाद में पता चलता है कि ये फेक था। तो ये फोर्जरी का बड़ा खतरा रहता है इसमें, ठीक है। इसमें आपको बहुत खतरा रहता है कि आपके जो है आपका जो कंप्यूटर है वो हैक हो सकता है, उसमें वायरस हो सकता है, या आपके बैंक अकाउंट को खतरा रह सकता है। ये सभी चीज़ों का खतरा रहता है आपके ईमेल सर्विस में। दूसरा, ओवरलोड रहता है। पर डे कहते हैं, सॉरी, पर सेकंड कहते हैं, दुनिया में पर सेकंड 2.7 मिलियन ईमेल्स भेजे जाते हैं। 2.7 मिलियंस पर सेकंड, मिलियंस पर सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ। एक सेकंड में 2.7 मिलियन ईमेल्स भेजे जाते हैं। इतना ओवरलोड। मैं अपने ईमेल को देखता हूँ, कभी कभी इतने ईमेल्स आए होते हैं, जंक ईमेल्स, ठीक है, सोशल ईमेल्स, प्राइमरी ईमेल्स जो है,
उसके अलावा प्रमोशंस, इतने ज़्यादा मेल्स आते हैं, आपका ओवरलोड हो जाता है आपके मेल सर्विस, ठीक है। लेकिन वहाँ पोस्टल में ऐसा मसला नहीं था। कहा जाता है कि हमारे पास जो पर डे है नियर अबाउट 2 बिलियन ईमेल्स भेजे जाते हैं, 2 बिलियन ईमेल्स पर डे भेजे जाते हैं, जिसमें काम के कितने होते हैं, काम के खाली 14% ही रोल रहते हैं। एक सर्वे में बताया गया है कि 14% ऑफ द ईमेल्स आर यूजफुल, बाकी जो रहते हैं वो या तो प्रमोशंस के पर्पज़ के लिए रहते हैं, या जो है जंक ईमेल्स रहते हैं, स्पैम ईमेल्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन इफेक्टिव जो ईमेल्स भेजे जाते हैं वो खाली 14% ही है। तो ये ओवरलोड ज़्यादा रहता है, इसमें ईमेल्स बहुत ज़्यादा आपको आ जाते हैं। मिस डायरेक्शन हो सकता है, कभी कभी जो है आपका ईमेल एड्रेस गलत हो गया तो आपका मेल जो है हो सकता है ये कॉन्फिडेंशियल हो, लेकिन किसी और के पास पहुंच गया, मिस डायरेक्शन का खतरा रहता है इसमें। अच्छा, जंक ईमेल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, जो अननेसेसरी ईमेल्स है आपके पास आ जाता है स्पैम्स की सूरत में, प्रमोशंस की सूरत में, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स की सूरत में आपके पास ईमेल्स आ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा रहते हैं। कहा जाता है कि नियर अबाउट 60% जो ईमेल्स रहते हैं ये स्पैम रहते हैं, ये जंक ईमेल्स रहते हैं, जिनका कोई भी फ़ायदा नहीं रहता है हमारे लिए। लेकिन जो कंपनीज़ वगैरह है, डिफरेंट जो है एडवर्टीजमेंट कंपनीज़, वो हमें ये भेज देते हैं, ओवरफ्लड करते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन्स को, हमारे ईमेल सर्विस को, ठीक है, ईमेल अकाउंट को। तो 60% ऑफ द ईमेल जो भेजे जाते हैं वो ज़्यादातर स्पैम होते हैं, जंक होते हैं। इफेक्टिव कितने रहते हैं, 14%, बाकी जो रहते हैं वो अलग रहते हैं प्रमोशंस वगैरह के लिए। अच्छा, इसमें रिस्पॉन्स भी नहीं मिल सकता है कभी कभी, जैसे आपके पास जो है एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड आते हैं कुछ ईमेल्स, उसमें आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। मैं आपको एक फीचर बताऊंगा, ये हमारे ईमेल सर्विस में जो रहता है उसमें बताऊंगा कि नो रिस्पॉन्स कहाँ पे हमारा काम आता है। हमारे ईमेल में एक बॉक्स भी एक फ़ीचर है, जहाँ पे आपके कुछ ईमेल्स आते हैं, जब तक ना आप उनको वेरीफाई करें, आप उनको एक्सेप्ट करें, तब तक आप उनको जब तक ना आप उनको रिस्पॉन्स करें तब तक वो वहाँ पे ही रहते हैं नियर अबाउट 30 डेज़ के लिए। आप उनको वेरीफाई करेंगे, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से आ सकते हैं, ये कंपनीज़ की तरफ से आ सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आ सकते हैं, किसी जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ से आ सकते हैं। जब आप इनको वेरीफाई करेंगे तब जाके ये जो है ये मूव करेंगे इनबॉक्स में, और तब जाके ये यहाँ से हटेंगे बॉक्स पे में से। बॉक्स बे में तब तक रहते हैं 30 डेज़ तक, जब तक इनको वेरीफाई ना किया जाए। तो नो रिस्पॉन्स जो रहते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स ना मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं ईमेल के, अगर ईमेल आपका जो है सही नहीं होता है। चलिए, कैसे हम इसको रिस्पॉन्स वाला ईमेल बनाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, किस तरह से हम जो है जो रिसीवर होगा उसको हम कैसे मजबूर करेंगे इस ईमेल को रिस्पॉन्ड करने में, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम जो इफेक्टिव बनाएंगे अपने ईमेल को। देखिए, ये है ईमेल की कहानी, किस तरह से ईमेल भेजा जाता है। ये सेंडर है, यहाँ से ईमेल भेजा जाता है, इसने ईमेल भेज दिया, ये आपका मेल है, और ये गया आपका सेंडर मेल सर्वर के पास। आपका जो मेल सर्वर रहता है, जो आपको सर्विस प्रोवाइडर होता है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, उसके पास चला जाता है। उसके पास जो वेब सर्वर है, सेंडर्स मेल सर्वर है, वहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होके कहाँ पहुँच जाता है, रिसीवर के मेल सर्वर के पास, ठीक है। और रिसीवर के पास अलग मेल सर्वर भी हो सकता है। उसके पास जब ये पहुँचा तो उसके बाद ये यहाँ पे रिसीवर रिसीव करता है, ठीक है। रिसीवर अपने फ़ोन में उसकी एप्लीकेशन जो रहती है, ईमेल क्लाइंट उसका जो रहता है, ठीक है। तो ईमेल क्लाइंट के थ्रू, चाहे वो जीमेल हो, याहू हो, कोई भी एप्लीकेशन जो उसके फ़ोन पे रहती है, आउटलुक के थ्रू वो ओपन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ओपन कर सकते हैं कंप्यूटर पे, अपने फ़ोन पे, तो उसने आपकी ईमेल जो रिसीव कर ली। लेकिन आपने जो यहाँ पे याद रखना है वो ये है, जब हम ईमेल सेंड करते हैं यहाँ से, उसके लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल, एक सेट ऑफ रूल्स है, जिसे हम कहते हैं SMTP। SMTP is a protocol which is used for sending the email. Sending, ठीक है, S for sending, S for sender, S for SMTP, याद रखिएगा। SMTP किसके लिए होता है, मेल को सेंड करने के लिए। मेल जब सेंड होता है उसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है, उसको हम कहते हैं SMTP। S for send, S for SMTP, याद रखना। और रिसीव करने के लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल लगता है, हमारे पास जब मेल आ जाता है तो उसको हम रिसीव कैसे करते हैं, उसके लिए हमें एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। एक्सक्यूज मी। तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं POP, ठीक है, पॉप, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के थ्रू आप रिसीव कर सकते हैं ईमेल। सेंड किसके थ्रू कर सकते हैं, S फॉर सेंड, S फॉर SMTP, याद रहा, ठीक है। और रिसीव किससे करते हैं, पॉप प्रोटोकॉल के थ्रू, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल्स आप याद रखिए। बहुत बार पूछा गया है कि व्हेन वी सेंड द ईमेल, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग द ईमेल, SMTP, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिसीविंग द ईमेल,
पीओपी, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे इन प्रोटोकॉल्स को। ये आपका बेसिक आर्किटेक्चर है, किस तरह से मैसेज जो ईमेल जो है भेजा गया। आपने भेज दिया, मेल सर्वर के पास पहुंच गया, आपके मेल सर्वर के पास, उसके बाद इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी जुड़ गई, उसके बाद रिसीवर के मेल सर्वर तक पहुंच गया, रिसीवर ने फिर पॉप प्रोटोकॉल के थ्रू उसको रिसीव कर दिया, ठीक है। ये जो पॉप है ना, ये पोस्ट ऑफ जो हमारे पास पोस्टमैन है ना, पोस्टमैन का काम करता है, क्योंकि ये चिट्ठी आपके घर तक पहुंचा देता है, ठीक। अच्छा, अब देख लीजिए, ये जो हमने प्रोटोकॉल्स ऊपर पढ़े, एसएमटीपी हो या पीओपी हो, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा देखेंगे। एसएमटीपी क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। किस लिए यूज होता है? सेंड करने के लिए, ठीक। यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेज टू अदर कंप्यूटर यूजर्स बेस्ड ऑन ईमेल एड्रेस। लेकिन किसके बेस पे भेज देता है? ये भेज देता है एक एड्रेस के बेस पे, जिसे हम ईमेल एड्रेस कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कुछ नहीं अब इसके बारे में ज़्यादा जानना है। इसके बाद आता है हमारे पास पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये किस लिए यूज़ होता है? यूज टू रिट्रीव द ईमेल या रिसीव द ईमेल। रिट्रीव करना है ईमेल, आपके जो मेल सर्वर पे जो आपके लिए ईमेल आया है उसको आपने रिसीव करना है, तो रिसीव करने के लिए पोस्टमैन की जरूरत पड़ती है। वो पोस्टमैन का काम कौन करता है? पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो रिट्रीव करने के लिए कौन यूज होता है? पीओपी। अब हमारे पास पीओपी का एक एडवांस्ड वर्जन है, थर्ड वर्जन भी कह सकते हैं, उसे हम कभी कभी पीओपी 3 भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिट्रीव द ईमेल, अगर वहां पे पीओपी 3 होगा तो आप कंफ्यूज ना होना कि सर ने पीओपी पढ़ाया था तो पीओपी 3 कैसे आया। पीओपी 3 इसका थर्ड वर्जन है, एडवांस्ड वर्जन है पीओपी का, ठीक है। तो ये एक एडवांस्ड वर्जन है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन थर्ड, इसको हम पीओपी 3 कहते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है और कुछ नहीं है, वरना ये पीओपी ही है। अच्छा, अब पीओपी जो हमारे पास था, इसका एडवांस्ड वर्जन आया। पीओपी में हम क्या करते थे? ईमेल हमारे पास आता था, ईमेल को हम डाउनलोड करते थे, उसके बाद हम देख पाते थे। और जब हम फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल को डाउनलोड किया अपने ऑफिस के कंप्यूटर पे, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ तो वहाँ मैं इस ईमेल को नहीं देख पाता था। इसलिए ये फीचर जो है, ये इसको ऐड करना था कि ताकि मैं कहीं से भी इस ईमेल को देख पाऊँ। अगर मैंने ऑफिस में देखा तो मैं घर जाऊंगा, मैं वहाँ पे भी देख सकता हूँ, मैं किसी दोस्त के फ़ोन पे भी इसको चेक कर सकता हूँ। ये फैसिलिटी मुझे चाहिए थी, लेकिन पीओपी में ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती थी। तो इसलिए एक और अच्छा प्रोटोकॉल वजूद में आया जिसने रिप्लेस करा किसको? पीओपी को। उसको हम कहते हैं आई मैप। याद रखें, आई मैप जो है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है तो आप कहीं से भी ईमेल को जो है मेल सर्वर से ही पढ़ सकते थे, ठीक है। लेकिन देखे 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 पूरा जहन यहाँ पे रखे। पीओपी के थ्रू क्या होता था? आपने मेल सर्वर से मेल लिया और फिर आपने कंप्यूटर सिस्टम पे वो लाया, डाउनलोड किया, उसके बाद देखा, उसके बाद आप कुछ उसमें चेंजेस करना चाहते थे, वापस भेजना चाहते थे, तो पहले आपके कंप्यूटर पे वो मेल जो है पहुंच जाना चाहिए। ये पीओपी काम करता था। लेकिन आई मैप जो आया ना, इसका एडवांस्ड वर्जन है। वो क्या करता है आई मैप? वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू डायरेक्टली मेल सर्वर से ही आपके ईमेल को पढ़ देता है। आपको यहाँ पे लाने की, उसको डाउनलोड करने की, उसको डाउनलोड करके फिर चेंज करने, मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। डायरेक्टली आप मेल सर्वर से ही उस ईमेल को पढ़ सकते हैं। आपका जो मेल सर्वर है वहाँ से आपने ईमेल देख लिया, काम का नहीं है, उसको आप कहेंगे आपका ईमेल आपको ही सलामत, मुझे ज़रूरत ही नहीं है अपने कंप्यूटर पे लाने की। कंप्लीट समझ आया आपको? ठीक है। तो मेल सर्वर से ही अगर आप अपना ईमेल पढ़ना चाहते हैं, वहीं से इसको ऑल्टर करना चाहते हैं, वहीं से इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप मेल सर्वर से ही कर सकते हैं। आपको अपने कंप्यूटर में लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इंटरनेट के थ्रू। लेकिन ठीक है, तो उस प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं? आई मैप। अब आया आपको समझ कि पीओपी का एडवांस्ड वर्जन जो आई मैप है वो क्या है। बहुत सारे जो इसमें लोग हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो पॉप जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम पे आपको इसको डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद आप उसको कंप्यूटर पे ही डिलीट वगैरह करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप सर्वर पे ही सारा काम करेंगे, अपने कंप्यूटर पे इसकी लोड नहीं लेके आएंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या है आई मैप? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस ईमेल ऑन रिमोट वेब सर्वर। आप रिमोटली इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी। कैन एक्सेस ईमेल एनीवेयर यू, ठीक है, एनीवेयर, कहाँ से भी आप इसको जो है इसको देख सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। मोर फ्लेक्सिबल देन पॉप। आप ये पॉप के थ्रू, ये जो हमारे पास पॉप का एडवांस्ड वर्जन अभी कौन है? पॉप 3 है, लेकिन उससे भी ये हमारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। क्यों? मेल सर्वर पे ही आप देख सकते हैं, वहीं पे डिलीट कर सकते हैं, जो आप इसमें चेंज करना चाहते हैं मॉडिफाई, तो वही मेल सर्वर पे ही कर सकते हैं। क्लियर? किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। तो ऐसे प्रोटोकॉल को हम कहते हैं आई मैप। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और एक प्रोटोकॉल है जिसे हम कहते हैं MIME प्रोटोकॉल। कभी कभी इसको कहते हैं SMIME प्रोटोकॉल, सिक्योर MIME प्रोटोकॉल, या कभी कभी सिंपली MIME प्रोटोकॉल भी कहते हैं।
अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर प्रोटोकॉल्स क्यों लेके आ रहे हैं आप, पता नहीं आप क्या पढ़ा रहे हैं, लेंथी जा। देखो बेटा, कल आपको क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे ना, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ ज़्यादा आएगा नहीं आपको डीप। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये छोटा सा पॉइंट आप गंवा दें, ठीक है। और पूछे गए हैं, अगर आप देखेंगे जो रिसेंटली एसआई का पेपर पूछा गया था, उसमें कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थोड़ा सा उन्होंने लिया है, थोड़ा सा डीप व्यू लिया है उन्होंने कंप्यूटर का, थोड़ा सा टेक्निकल या कॉन्सेप्चुअल व्यू लिया है कंप्यूटर्स का। इसलिए ये सिंपल सिंपल शॉर्ट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, चैलेंज करके बता रहा हूँ। जिस तरह से मैं आपको ये समझाऊंगा ना, कोई और नहीं समझा पाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका ये क्लियर हो जाए एक बारी में, ठीक है। देखें, MIME क्या होता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। जब हम ईमेल नॉर्मली भेजते हैं, उसमें हम टेक्स्ट भेज देते हैं। अगर हम ईमेल के अलावा कुछ और चीज़ें भेजना चाहते हैं, यानी कि ऑडियो भेजना चाहते हैं, वीडियोस भेजना चाहते हैं, एनिमेशन भेजना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक ईमेल, आपको एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं MIME या सिक्योर MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। सेंड डेटा is used to send the data other than text। जब टेक्स्ट के अलावा कोई और डेटा भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्लियर? चलिए, इसके बाद है हमारे पास ईमेल क्लाइंट, जिसको हम कभी ईमेल रीडर भी कहते हैं, जिसको हम कभी मेल यूजर एजेंट भी कहते हैं, कभी कभी मैसेज यूजर एजेंट भी कहते हैं, जिसका आप सर्विस ले रहे हो, चाहे वो जीमेल हो, याहू हो, रेडिफ हो, ठीक है, और हॉटमेल हो, या आउटलुक के थ्रू आप उसको करना चाहोगे, तो ये जो आपके कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन रहती है, जिसके थ्रू आप ईमेल देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं मेल यूजर एजेंट, और मैसेज यूजर एजेंट, और ईमेल क्लाइंट, और ईमेल रीडर, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। तो कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू एक्सेस द ईमेल और मैनेज द ईमेल, जो आपको ईमेल पढ़ने में, ईमेल लिखने में, ठीक है, या एक्सेस करने में आपको ज़रूरत पड़ती है, उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं ईमेल क्लाइंट। अगर आप अपने फ़ोन में देखेंगे, आपके पास जीमेल का एक एप्लीकेशन है, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन को खोल के आप जो है ईमेल पढ़ सकते हैं, वहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी आप जो है चेंज करना चाहते हैं, सेंड कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, ये सारा काम आप उसी एप्लीकेशन से कर सकते हैं। उससे हम कहते हैं ईमेल क्लाइंट, ईमेल रीडर, मेल यूज़र एजेंट, और मैसेज यूज़र एजेंट। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, देखिए। इससे पहले मैं उधर यहाँ आपको ये टर्म्स बताऊँ, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए, ये है मेरे पास ईमेल। ईमेल में अगर आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा स्टार्ट, यानी कि अगर आप स्टार हाईलाइट करना चाहते हो किसी ईमेल को, तो आप इसको स्टार कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो उसके बाद आपके नज़र में आ जाएगा, हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आप जो है, जब ये एग्ज़ाम देते हैं ना आप, और क्या कहते हैं इसको, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, CBT, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप जो है फॉर रिव्यू रख सकते हैं क्वेश्चन को, आपने देखा होगा, ठीक है, फॉर रिव्यू रख सकते हैं क्वेश्चन को। जब आप उसको रिव्यू पे रखते हैं, तो एक फ्लैग लग जाता है उसके ऊपर, रेड फ्लैग, वहां आपको पता चलता है कि मुझे इस क्वेश्चन को दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह आप ईमेल्स जो आपके पास आते हैं इनबॉक्स में, तो इनबॉक्स में आप उसको कहाँ पे रख सकते हैं, स्टार्ट में रख सकते हो। जब हमने उसको स्टार लगा दिया, उसके बाद वो हाईलाइट में रहता है कि इस ईमेल को मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। स्नूज रख सकते हो। स्नूज क्या होता है, रिमाइंडर के तौर पर रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई मेल आया है, मुझे किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, तो कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले मुझे इसे ईमेल को एक बार देखना है, तो मैं इसको स्नूज पे रखता हूँ, रिमाइंडर पे रखता हूँ। कॉन्फ्रेंस से 10 मिनट पहले मुझे एक रिमाइंडर मिलेगा कि आपने इस ईमेल को पढ़ना है, तो ये स्नूज जब मेरे पास आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा, मैं इस ईमेल को देखूंगा, उसके बाद मैं कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, ठीक है। क्लियर? या एक और काम के लिए आप इसमें रख सकते हैं, आपका जो टिकट है, ट्रेन का टिकट। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ। मेरा एक बार ट्रेन का टिकट था, मुझे लगा मेरा ट्रेन का टिकट है शायद 9:15 बजे, लेकिन मेरा था 8:45 बजे। तो मैं वहाँ पे पहुँचा 9 बजे, तो ट्रेन चली गई थी। इसलिए आप इस पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है। आपको जो आता है, रेलवेज़ का जो ईमेल आता है, जिसमें आपका टिकट वगैरह आता है, उसको आप स्नूज पे रख सकते हो। स्नूज पे कैसे रखोगे, उसको रखोगे जो आपका टाइम है ट्रेन का, उससे 15 मिनट या 20 मिनट पहले रखोगे। जब आपके ट्रेन का टाइम हो जाएगा, 15 मिनट पहले ही आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, जनाब आपकी ट्रेन जो है इस वक्त है। इसको इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी ट्रेन मिस ना हो जाए, ठीक है। लेना टेक्नोलॉजी का आप फ़ायदा लें, आपके पास ऑप्शन है, आप इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट,
आपके पास ईमेल जब इनबॉक्स खोलेंगे तो आपके पास बहुत सारा मैसेज होंगे, आप उनको फिल्टर करना चाहेंगे ना, जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस है जिसमें जंक बाहर हो जाएगा, जो आपको ऑथेंटिक ईमेल एड्रेस से ईमेल आता है उसको फिल्टर किया जाएगा, वो इंपॉर्टेंट के थ्रू फिल्टर किया जाता है। क्लियर। इसके बाद आता है हमारे पास सेंट। इनबॉक्स तो पता ही है आपको, इनबॉक्स में आता है हमारे पास सभी मैसेज, ठीक है। सेंड क्या होता है, जो ही आपने मैसेज सेंड किया किसी ईमेल एड्रेस पे, जब वो सेंड हो जाता है, ठीक है, मेल सर्वर के पास पहुंच जाता है, तो आपको यहाँ पे सेंड में रिपोर्ट आ जाता है। सेंड में वो ही आपके पास रिपोर्ट आ जाएंगे जो जो लोगों को आपने ईमेल भेज दिया है, जिनका मेल चला गया है, तो वहाँ यहाँ पे सेंड फोल्डर में आपको वो सभी रिसिपेंट्स का लिस्ट मिलेगा, किस किस को मेल भेजा गया है। इसके बाद शेड्यूल, आप शेड्यूल कर सकते हैं, मुझे किसी को मेल भेजना है तो मैं शेड्यूल कर सकता हूँ, इस टाइप पे मुझे मैं ये मैसेज जो है जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो है, आपने किसी बंदे को मेल भेजना है, लेकिन आपको पता है कि वो दिन भर बिजी रहता है, शाम को वो ऑफिस से लौटता है, 6 बजे वो घर पहुंच जाता है, तो आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं अपने ईमेल को 6 बजे। जब आप 6 बजेंगे तो आपका मेल ऑटोमेटिकली 6 बजे ही चला जाएगा उसके पास, तब तक नहीं जाएगा। क्लियर। तो इसको आप शेड्यूल कर सकते हो। ये सभी फैसिलिटीज़ आपके ईमेल जो है एप्लीकेशन में है, आप देख लीजिएगा एक बार, आप वहाँ पे देख सकते हो, ये सभी फैसिलिटीज़ आपके पास है। अच्छा, आउटबॉक्स, इसीलिए मैंने ये अपनी ईमेल सर्विस से ही, जो मेरे पास जीमेल अकाउंट है वहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आउटबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स होता है जब आपने ईमेल सेंड किया, लेकिन अभी जो है ईमेल यहाँ से नहीं गया है, कुछ कारण, इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, कुछ कारण वो नहीं जा पाया, आपने लेकिन सेंड किया, यानी कि यहाँ से आपने इसको रुखसत कर दिया, लेकिन अभी नहीं गया, उसके पास नहीं पहुँचा, ठीक है, यहाँ मेल सर्वर पे अटका हुआ है, तो आपका जो रिपोर्ट रहेगा वो अभी सेंट में नहीं जाएगा। सेंट मतलब चला गया उसके पास, उसने रिसीव कर लिया, लेकिन आउटबॉक्स में अभी इसलिए है क्योंकि अभी ये ईमेल चला नहीं गया है, अभी ये अटका हुआ है रास्ते में। जब अटका हुआ है रास्ते में तो आपको कहाँ पे रिपोर्ट मिलेगी, आउटबॉक्स में। आप देखेंगे जो ही इंटरनेट कनेक्शन रिस्टोर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये ईमेल यहाँ से चला जाएगा और कहाँ चला जाएगा, सेंट में। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है ड्राफ्ट्स। ड्राफ्ट्स क्या होता है, जिस तरह आपके पास जो है फ़ोन में मैसेज भेजते हैं वहाँ पे हमारे पास ड्राफ्ट्स रहता है, इसी तरह ईमेल में भी ड्राफ्ट्स रहता है। फॉर एग्जांपल आप मेल लिख रहे हैं किसी शख्स को, जो ही आप मेल रखते हैं, आधा टाइम पे जब आपने आधा मेल लिखा, नीचे से मम्मी का कॉल आया, बेटा इधर आ जाओ, तो आप वहाँ चले जाते हो, तो मेल ऐसे ही रखा आपने, आधा मेल नहीं लिखा, थोड़ी देर के बाद आप वापस आ जाते हो, आप भूल जाते हो मुझे मेल भेजना था, ठीक है, आप डायरेक्टली एग्जिट करते हो एप्लीकेशन को, लेकिन आपका कंप्यूटर या आपका ईमेल सिस्टम इसको नहीं बोलता है, ठीक है। वहाँ पे जो आपने आधा मेल लिखा हुआ है, अनफिनिश्ड मेल, याद रखिएगा, अनफिनिश्ड मेल जो आपने कंप्लीट करना था वो यहाँ ड्राफ्ट्स में रहता है। आप दोबारा इस ड्राफ्ट्स में जाके इस मेल को कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद इसको भेज सकते हो। जो अनफिनिश्ड ईमेल है वो कहाँ पे रहता है, ड्राफ्ट्स में रहता है। ऑल मेल यानी कि सभी मेल जो आपके रहते हैं, अगर आपके पास, इसमें हमारे पास 3 पोर्शन रहता है, एक रहता है हमारे पास इनबॉक्स में, एक प्राइमरी रहता है, एक सोशल रहता है और एक प्रमोशंस रहता है। तो इसमें हमारे पास तीनों चीज़ें रहते हैं। प्रमोशंस अगर आप चाहेंगे तो ऑल मेल में हमारे पास सभी ईमेल्स रहते हैं, प्रमोशंस के भी, प्राइमरी भी, और फिर तीसरा हमारे पास है ये प्रमोशंस, प्राइमरी, सोशल, ठीक है, तीनों आपके पास यहाँ ऑल मेल में रहते हैं। अगर आप चाहेंगे मैं इसको फिल्टर करूं तो इंपॉर्टेंट पे क्लिक कर लीजिए, आपको खाली वही इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास स्पैम, ठीक है। स्पैम होते हैं जंक ईमेल्स, आपको फेसबुक, आपको फ्लिपकार्ट, आपको मिंत्रा, हर एक से ईमेल्स आ जाते हैं अगर आपने वहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन ये मेल्स जो है इनको फिल्टर करता है आपका ईमेल सिस्टम, ठीक है, ईमेल क्लाइंट इनको फिल्टर करता है और इनको अलग एक फोल्डर में डाल देता है, स्पैम में। कभी कभार अगर आपको किसी दोस्त का मेल आया है और यहाँ पे ईमेल सिस्टम को लगता है कि ये जो है इसमें थ्रेट हो सकता है इसी ईमेल में, तो वो इसको कहाँ पे डाल देता है, स्पैम में। इसीलिए अगर आपको कभी किसी कंपनी वगैरह से अपॉइंटमेंट लेटर आता है तो आप क्या करते हैं, आपसे वो कहते हैं कि आपको हमारा मेल मिला, आप कहते हैं नहीं मुझे मिला ही नहीं आपका मेल, वो आपको कहते हैं ज़रा एक बार आप स्पैम को चेक करें, तो स्पैम में भी आपका कभी कभी इंपॉर्टेंट मेल जा सकता है। इसलिए अगर आपको किसी ने मेल भेजा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो एक बार स्पैम ज़रूर चेक करें, स्पैम में आपको मिल सकता है वो इंपॉर्टेंट ईमेल, जो जिसको ईमेल सिस्टम ने गलत समझा है, इसने समझा है कि ये थ्रेट हो सकता है, लेकिन ये थ्रेट नहीं है, पहले इंपॉर्टेंट मेल हो सकता है। अब आपको ये सभी चीज़ें ऊपर क्लियर हो गई। मैं नहीं चाहता था मैं इन पे डेफिनेशन लिखूं, कुछ लिखूं, मैं चाहता था मैं आपको ये यहाँ पे प्रैक्टिकली बताऊं कि कैसे होता है। इसके बाद हमारे पास रहता है ट्रैश।
ठीक है। ट्रैश क्या रहता है? ट्रैश रहता है जो भी आप ईमेल्स डिलीट करते हो वो ट्रैश में चला जाते हैं, रिसाइकल बिन में। जिस तरह आपके कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है, इसी तरह यहाँ पे रिसाइकल बिन होता है आपके ईमेल क्लाइंट में। तो यहाँ आपके ट्रैश में जो मैसेज चला, जो भी आपने डिलीट किए, वो ट्रैश में ही रहते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप ट्रैश से उनको वापस जो है रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो आप ट्रैश को एम्प्टी करेंगे, ट्रैश को क्लीन करेंगे। जब आप ट्रैश को एम्प्टी करेंगे उसके बाद यहाँ पे ट्रैश में कुछ नहीं रहता, उसके बाद आप इस ईमेल को रिस्टोर नहीं कर सकते। लेकिन डिलीट करने के बाद भी आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कहाँ पे रहता है वो ट्रैश में रहता है। ठीक है। अच्छा, अब जो है बहुत सारे पढ़ाने वाले ये गलती कहते हैं, बॉक्स बे जो है, बॉक्स बे वेटिंग लिस्ट। यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास 7 जो है ईमेल्स है बॉक्स बे लिस्ट में है। यहाँ पे मेरे पास वो ईमेल्स रहते हैं जिनको मेरी वैलिडेशन की ज़रूरत है। अगर मैं ये वेरीफाई करूँ कि ये सही ईमेल है, तो मैं इनको ओपन करूँ तो मैं इनको देख सकता हूँ। अगर मैं नहीं करूँ तो 30 दिन तक ये मेल्स जो है यहाँ पे ही रहेंगे। मुझे यहाँ पे बहुत सारे जो है टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस के मेल आए हैं, कुछ जो है यूनिवर्सिटीज़ के मेल आए हैं, तो मैंने उनको अभी तक वेरीफाई नहीं किया। अगर मैं इनको वेरीफाई करूँ तो ये इनबॉक्स में चले जाएंगे, और अगर मैं इनको वेरीफाई ना करूँ, ये यहाँ पे ही रहेंगे 30 दिन तक, 30 डेज तक। ठीक है, 30 डेज तक यहाँ पे ही रहेंगे बॉक्स बी में। तो बॉक्स बी में यहाँ 30 डेज तक वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। अगर मैं इनको वेरीफाई करूँ तो ठीक, अगर नहीं करूँ तो 30 डेज के बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे बॉक्स बी में। क्लियर। लेकिन ट्रैश में तब तक डिलीट नहीं होंगे जब तक आप डिलीट ना करना चाहो, जब तक आप ट्रैश को क्लियर ना करना चाहोगे। ठीक है। इसके बाद पर्सनल, पर्सनल में आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, कोई अटैचमेंट्स वगैरह रखना चाहते हो, तो मैंने भी पर्सनल में कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, वो आप अपने पर्सनल फोल्डर में रख सकते हो। ठीक है। ये थी कुछ चीज़ें। इसके बाद रिसिपेंट्स कौन हो, आप रिसिपेंट सेट कर सकते हो, कौन कौन से रिसिपेंट्स को भेजना है। वर्क जो है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये और हमारे पास और कुछ फीचर्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो ये है हमारे पास सभी फीचर्स ईमेल में। ठीक है। अगर आप क्लिक करोगे अपने सेटिंग्स में तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, सभी पे सभी चीज़ें। तो ये अब आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हुई होंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लिया, आपको बताया कि किस तरह से ये सभी चीज़ें काम करती हैं। देखिए ये मेरे पास ईमेल है, मैंने आपको बताया था, ये मेरे पास सोशल है, प्रमोशन है, और ये हमारे पास जो है ये प्राइमरी ईमेल्स है, जिनको डायरेक्टली यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सुमित सर ने भेजे हुए हैं कुछ मेल, तो ये आपके पास प्राइमरी ईमेल्स है। 3 सेक्शन में डिवाइड होती हैं। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास यहाँ है 3 लाइन्स, इन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सभी चीज़ें जो आपको मैंने ये बताया ना, ये जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, ये जो हमारे पास फैसिलिटीज़ आते हैं, ये आपको मिल जाएंगे। देखें, अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास कंपोज ऑप्शन। जो ही आप कंपोज पे क्लिक करेंगे, आपको एक जो है आपके पास एक स्क्रीन मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना ईमेल तैयार कर सकते हो। यानी कि खाली पेज मिल जाएगा जहाँ पे आप अपनी चिट्ठी लिख सकते हो। ठीक है। जैसे आप जो है अपने कपबोर्ड से कोई प्लेन पेपर निकालते हो, उसके बाद उस पर आप जो है अपनी चिट्ठी लिखते हो, इसी तरह जब आप इस कंपोज पे क्लिक करोगे, आप समझ लीजिए कि आपने कपबोर्ड का दरवाज़ा खोल दिया। यहाँ से आपको एक वाइट शीट मिल जाएगा जहाँ पे अपना ईमेल आप लिख सकते हो। ठीक है। तो जब आप कंपोज पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का जो है यूज़र इंटरफेस मिल जाता है। देखें, ये है हमारे पास इस तरह का, आपको डिफरेंट होते हैं डिफरेंट ईमेल क्लाइंट्स के, इस तरह का रहता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रहता है फ्रॉम अकाउंट, ये डिफ़ॉल्ट रहता है, ये रहता है आपका ईमेल एड्रेस। ठीक है, क्योंकि जिसको रिसीव हो जाएगा, जो रिसीव करेगा इस ईमेल को, उसको भी तो पता चलना चाहिए कि किसने भेजा है ईमेल। इसलिए आपका एड्रेस, सोर्स एड्रेस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, आपका एड्रेस होना ज़रूरी है, ये डिफ़ॉल्टली अटैच हो जाता है। जो ही आप कंपोज करोगे तो आपका ईमेल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आता है, इससे हम कहते हैं सोर्स एड्रेस। ठीक है। और उसके बाद आता है यहाँ पे टू, जिसको आप जब आपने भेजना है तो इसको हम ये भी डेस्टिनेशन एड्रेस भी कहते हैं। तो जिसको आपने भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर। तो आप फ्रॉम आपका एड्रेस, और टू जिसके पास चला जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास एक और ऑप्शन जिसे कहते हैं हम सीसी। ठीक है, सीसी मतलब कार्बन कॉपी। और इसके बाद बीसीसी। सीसी और बीसीसी में फ़र्क बताऊंगा, बड़ा ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी। यानी कि अगर आप कुछ लोगों को मेल भेज रहे हो, ABC को, XYZ को, ठीक है, JKL को, ये हमारे पास कुछ ईमेल एड्रेसेस हैं, इनको मुझे ईमेल भेजना है। जब मैं सीसी में रखूँगा इनको, इन सभी लोगों को एट अ टाइम में ये डायरेक्टली एक साथ ईमेल भेज सकता हूँ, बहुत सारे लोगों को। जब मैंने सीसी करा, ये सीसी में रख लिया इनको, तो इन सभी को पता चलेगा कि ये मेल और किस किस को चला गया है।
फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि JKSSB का चेयरमैन ले लीजिएगा, फॉर एग्जांपल वो जो है उसके पास जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं उनको ईमेल भेज देता है। जब वो ईमेल में CC में ये मेल एड्रेसेस ऐड करेगा उनके, अगर उन्होंने उनके ईमेल एड्रेस उन्होंने CC में लिख दिए तो सभी डायरेक्टर्स को पता चलेगा कि किस किस के पास ये ईमेल भेज दिया गया है। जैसे हम हमारे पास रहता है ना वो नोटिफिकेशन, कॉपी टू दिस, कॉपी टू दैट वन, कॉपी टू दिस, तो बहुत सारे डायरेक्टर्स को कॉपी जाती है, इसी तरह यहाँ पे कॉपी टू ऑल ऑफ देम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मसला ये रहता है कि हर एक को पता चलता है कि और किस किस को ये ईमेल चला गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ईमेल भेज दूं लेकिन एक दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए कि ये ईमेल और किसी के पास चला गया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ BCC में XYZ और हमारे पास JKL, ठीक है, कुछ ईमेल एड्रेसेस हैं हमारे पास, तो मैंने यहाँ इनको BCC में रख दिया। अब CC में नहीं रख दिया मैंने ईमेल एड्रेस को, मैंने BCC में रख दिया। ईमेल तो सभी को चला जाएगा लेकिन एक को दूसरे का पता नहीं चलेगा कि ये ईमेल और किसके पास चला गया है, ठीक है। इसको खाली अपना ईमेल एड्रेस दिखता है, इसको खाली अपना ईमेल एड्रेस दिखता है, इसको खाली अपना ईमेल एड्रेस दिखता है। CC में नहीं, CC में उसको और लोगों के भी ईमेल एड्रेस दिखते थे किस किस के पास चला गया है, यहाँ इनको पता नहीं चलता है। इसको हम कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्योंकि एक शख्स जो है दूसरे शख्स से ब्लाइंड रहता है कि उसके पास चला गया है या नहीं चला गया, उसको कोई पता नहीं रहता। लेकिन CC में बिल्कुल सारा ओपन रहता है। क्लियर? अब आए आपको समझ ब्लाइंड क्यों कहते हैं? ब्लाइंड इसलिए क्योंकि अगर मेरे पास ईमेल आया है, मेरे दोस्त के पास भी ईमेल आया है, ठीक है। ये आप इस सूरत में कर सकते हैं, अगर एक टीचर जो है पेपर भेजना चाहता है, कोई एग्जाम लेना चाहता है, तो अपने स्टूडेंट्स को जो है पेपर भेज देता है एट अ टाइम, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखता है। उनको नहीं पता चलेगा कि दूसरे को भेज दिया गया है या नहीं भेज दिया गया है। समझ आए आपको मेरी बात? तो वो सोच के चलेंगे कि खाली मेल जो है मेरे पास ही आया, लेकिन उसने क्या भेज दिया, सभी को भेज दिया है एट अ टाइम। उसे हम कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके बाद अगर आपके पास मेल आया है तो आप उसको रिप्लाई करना चाहते हो तो रिप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है एक सब्जेक्ट लाइन, जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से अपने ईमेल को आप जो है अट्रैक्टिव बनाएं, आई कैची कैसे बनाएं। अगर आप रिक्रूटर को मेल भेजना चाहते हैं, अगर आप किसी जॉब प्रोवाइडर को मेल भेजना चाहते हैं, ठीक है, जो आपका एम्प्लॉयर हो, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में जो है एम्प्लॉयमेंट के नोट जो है रिक्रूटमेंट के लिए नोट्स वगैरह निकली है, तो नोटिफिकेशन निकली है, आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल भेजना है अपने अटैचमेंट में, सॉरी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, अपना CV वगैरह अटैचमेंट में भेजना है। लेकिन यहाँ पे आपने लिखना है सब्जेक्ट लाइन, मैं किस रिलेटेड ये ईमेल भेज रहा हूँ आपको। आपका सब्जेक्ट लाइन इतना आई कैची होना चाहिए कि जो आपका ईमेल देख रहा है उसको बहुत सारे जो है कैंडिडेट्स के, फॉर एग्जांपल अगर मैं रिक्रूटर में हूँगा तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के ईमेल आ जाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स के, तो मैं उस ईमेल को सबसे पहले देखना चाहूँगा जिसका जो सब्जेक्ट लाइन हो वो आई कैच हो, अट्रैक्टिव हो। इस तरह से अपना सब्जेक्ट लाइन लिखना चाहिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट लाइन आपकी ईमेल का क्रक्स होना चाहिए, ये पूरा निचोड़ होना चाहिए आपकी ईमेल का। इस तरह से आप अपना जो है सब्जेक्ट लाइन लिखें, ठीक। फॉर एग्जांपल जब मैं ईमेल लिखता हूं तो मैं इस तरह से लिखता हूं, अंजुम शाकिर MTech CSE विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर साइंसेस फ्रॉम कॉग्निजेंट, या कहीं से जहाँ से मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया। तो यहाँ पे जब एक्सपीरियंस भी देखता है, क्वालिफिकेशन भी देखता है और नाम देखता है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे इनका मैंने मिश्रण कर दिया, तो इससे ये थोड़ा सा आई कैची बन जाता है, ठीक है। आप किसी भी तरह से अलग तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन जो आपकी होनी चाहिए ये पूरे ईमेल का निचोड़ होना चाहिए। इस तरह से आप अपनी सब्जेक्ट लाइन लिखें। यह है सब्जेक्ट लाइन, जहाँ पे आप जो है, ये तो आपको एप्लीकेशन में भी पता चलता है कि जब आप एप्लीकेशन नॉर्मली लिखते हैं वहाँ भी आप सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं। तो ये है आपका बॉडी, इसमें आप अपना ईमेल लिख सकते हो, ऊपर से आप जो है सैल्यूटेशन लिख सकते हो, उसके बाद नॉर्मली जो आपने लिखना है, जो चीज़ें आपने लिखनी है वो यहाँ पे लिख सकते हो, और लास्ट में जो आपका सिग्नेचर वगैरह जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इस ईमेल में जो है आप अटैचमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। आप उसमें जो है अपना CV, कोई फाइल ऐड करना चाहते हो, कोई वीडियो ऐड करना चाहते हो, कोई ऑडियो ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ अटैचमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अटैच भी कर सकते हो इसके साथ। जो पहले हमारे पास पोस्टल सर्विस में उसमें अटैचमेंट्स का कोई गुंजाइश नहीं रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पे अटैचमेंट्स भेज सकते हो, आप ऑडियो भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, अपना CV भेज सकते हो अटैचमेंट्स में, ठीक है। और जो ही आप यहाँ पे ओके कर लेंगे उसके बाद आप उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने सभी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से यहाँ पे समझाई किस तरह से ये काम करती हैं।
इसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो जिनमें से ऑलरेडी हमारे पास कुछ टर्म्स जो हैं हमने डिस्कस की हुई है, वो है हमारे पास, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ये देख लीजिए। इन टर्म्स का मैंने आपको बताया था कि हम बाद में जिक्र करेंगे। अब आपको कार्बन कॉपी का पता चला क्या होता है कार्बन कॉपी, मुझे अब इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ईमेल बहुत सारे लोगों को भेज देते हैं और सभी को पता चलता है कि किस किस को ये ईमेल जा चुका है, ठीक है। कॉपी ऑफ ईमेल सेंटर टू रिसिपेंट्स हुज ईमेल एड्रेस अपीयर इन द मैसेज, जिनका मैसेज में ईमेल एड्रेस पता चल जाता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी ईमेल एड्रेस डज नॉट अपीयर इन द मैसेज लाइक सीसी, ठीक है, सीसी की तरह यहाँ पे दिखता नहीं है ईमेल एड्रेस किसी और का। अच्छा, इसके बाद हाँ हमारे पास आता है एक टर्म जिसे हम कहते हैं बैक स्कैटर। बैक स्कैटर क्या होता है, जब आप मैसेज भेज देते हो, अगर आपका ईमेल एड्रेस गलत हो चुका है तो आपको वहाँ से रिप्लाई आ जाता है ऑटोमेटिकली वहाँ से ईमेल सिस्टम से, तो कहते हैं डिलीवरी फेलियर, ठीक है। तो ये डिलीवरी फेलियर रिपोर्ट जो आपको जनरेट हो जाता है, जनरेटेड बाय द जंक ईमेल सिस्टम, ये आपका जंक ईमेल सिस्टम, जो आपका ईमेल सिस्टम होता है वही वहाँ से आपको आता है कि ये डिलीवरी जो है आपके ईमेल की वो नहीं हो चुकी है, वो फेलियर हो चुका है, उसको हम कहते हैं बैक स्कैटर। गलत ईमेल देने की वजह से आपको फेलियर रिपोर्ट आ जाता है, उसके हम कहते हैं बैक स्कैटर, याद रखें। स्पैम, अब आपको पता चला अनसोलिसिटेड ईमेल, ठीक है, या अनवांटेड ईमेल जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन हमारे पास आ जाते हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह, मिंत्रा, फेसबुक वगैरह वगैरह से नोटिफिकेशन वगैरह आ जाते हैं, उन्हें हम स्पैम्स कहते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो नुकसानदेह हो सकते हैं हमारे सिस्टम के लिए। स्पैमर उस शख्स को कहते हैं जो जानबूझकर हमारे ईमेल सिस्टम में जो है मेल्स वगैरह भेज सकते हैं। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट हो सकता है, मिंत्रा हो सकता है, जो हमारे ईमेल अकाउंट में बहुत सारे मेल्स भेज देता है जो अननेसेसरी हो, हमें ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की। अच्छा, स्पैम वर्टाइज क्या होता है, ये आपके ईमेल में जो बॉडी रहती है, अभी हमने देखा पहले सब्जेक्ट रहती है, उसके बाद जो बॉडी रहता है ईमेल का, इसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन की गई है। फॉर एग्जांपल आपसे पहले आपको कुछ और बताया जाता है सब्जेक्ट लाइन में, ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट नोट्स फॉर यू, ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट नोट्स समझ के इसको ओपन कर लिया, लेकिन जो ही आपने ओपन कर लिया है, नीचे जो है मिंत्रा का एडवर्टाइजमेंट है या फ्लिपकार्ट का एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। तो वो बॉडी जो आप किसी और लिहाज से खोल देते हैं, सॉरी, जो वो ईमेल जो आप किसी और लिहाज से खोल देते हैं सब्जेक्ट को लेके, लेकिन बॉडी में जब आप देखते हैं तो कुछ और ही निकल जाता है, उसे हम कहते हैं स्पैम वर्टाइज। तो पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ स्पैम ईमेल, जो आपको पास स्पैम ईमेल होता है उसकी जब आप बॉडी देख लेते हैं तो वो कुछ स्पैम निकलता है, ठीक है, हमें लेकिन सब्जेक्ट से नहीं लगता है, उस बॉडी को हम कहते हैं स्पैम वर्टाइज। क्लियर, ये थी कुछ टर्म्स जो हो सकता है ये पूछी जाए, इसलिए इसके साथ ही हमारा जो है ईमेल बिल्कुल क्लियर हो गया। मुझे नहीं लगता है आप अब इन टर्म्स में या इन चीज़ों में आपको कहीं पे कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अगर कभी कभी आपको परेशानी होती है तो एक काम आप कर सकते हैं, आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिएगा, अपना अच्छे से ख्याल रख लीजिएगा, बाय।